नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमोडिटी के सवाल में। कमोडिटी के सवाल में आज हम बात करने वाले हैं बेस मेटल्स के कारोबार से जुड़े मुद्दे को लेकर और लोगों को जो बेस मेटल के पूरे वैल्यू चेन में जो जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो ट्रेडर कारोबारी हो या फिर जितने भी इसके भागीदार इंडस्ट्रीज वगैरह हो, वो कैसे इस कारोबार से जुड़े रिस्क को कम कर सकते हैं और उनके पास क्या-क्या टूल्स बाजार में मौजूद है। एक्सचेंज के प्रोडक्ट्स पे के प्लेटफॉर्म पे कौन-कौन से टूल्स मौजूद है और उसका इस्तेमाल वो कैसे कर सकते हैं, तमाम मुद्दों को आज समझेंगे और इसे समझाने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। चित्तरंजन रेगे हैं, बेस मेटल्स प्रोडक्ट के हेड हैं एमसीएक्स से और साथ ही हमारे साथ संदीप जैन है जो प्रेसिडेंट है बॉम्बे मेटल एक्सचेंज के। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आप यहाँ पर आए और हमारे दर्शकों को आज जागरूक आप करने वाले हैं। संदीप जी, सबसे पहले आपसे मेरा सवाल होगा, जो मेटल के कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं, उनको हेजिंग की अहमियत समझाइए। हेजिंग कितना ज़रूरी है और वो हेजिंग के ज़रिए कैसे अपने कारोबारी रिस्क को कम कर सकते हैं, अपने मार्जिन को बनाए रख सकते हैं, इसकी अहमियत आप बता दें। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि बॉम्बे मेटल एक्सचेंज 1933 से नॉन फेरस मेटल्स ट्रेड एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन है। तो जैसे कि अभी आप जानते हैं कि नॉन फेरस बेस मेटल्स का मार्केट काफी वोलेटाइल होता है। हेजिंग एक तरह का इंश्योरेंस है जो आपको आने वाले प्राइस फ्लक्चुएशन से होने वाले नुकसान से बचाता है। वायदा बाजार कमोडिटी एक्सचेंज के प्रति अधिक जागरूकता से एमएसएमई उद्योग उसे प्राइस रिस्क मैनेजमेंट के लिए एक प्रभावी टूल की तरह इस्तेमाल में ला सकते हैं। अब मैन्युफैक्चरर का जो रॉ मटेरियल होता है वो बेसिकली 90% के आसपास उसका कंपोनेंट होता है और अगर कोई ट्रेड करना चाहे बेस मेटल को तो उसका 98 से 98% का वैल्यू होता है। तो वायदा बाजार निश्चित ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए रिस्क को मिनिमाइज किया जा सकता है और मार्केट का उतार चढ़ाव के वजह से आपको नुकसान हो सकता है। अगर आप वायदा बाजार के प्लेटफॉर्म पर हेज कर लेते हैं तो आपके प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन सेफगार्ड हो जाते हैं। कारोबारियों के मन में ये भी होता होगा कि अगर हम हेजिंग करने जाएंगे तो हेजिंग की कॉस्ट क्या होती होगी। अमूमन आपके कुल कारोबार पर इसका कितना कॉस्ट असर पड़ता होगा, अगर आसान भाषा में और परसेंटेज टर्म में समझा दे तो लोगों को आसानी से समझ में आ पाएगा। सी विश्वमोहन जी, जब जब हम एक्सचेंज पे काम करते हैं तो हमें एक सिंपल ब्रोकरेज पे करना होता है। जो जो ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट के तौर पे मैं मान, पर मैं ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट को दो हिस्सों में बांट देता हूँ। पहला हिस्सा कि जब कभी मैं फ्यूचर्स एक्सचेंज पे काम करता हूँ तो मुझे मार्जिन देना पड़ता है, इनिशियल मार्जिन देना पड़ता है, जो आप समझ लीजिए करीब 10% वैल्यू रहती है जो आपको ब्रोकर के पास डिपॉजिट करनी पड़ती है। तो मैं एक बार के लिए ये भी मान लूं कि इनिशियल मार्जिन जो डिपॉजिट मेरा रहता है उसके चलते मुझे ब्याज का एक एडिशनल खर्चा है, और ब्रोकरेज जो है, जो एनीवेज जो दूसरा हिस्सा जो है जो ब्रोकर मुझे चार्ज करता है, जिसमें ब्रोकरेज कॉस्ट, टैक्सेस, सीटीटी और एक्सचेंज फी, तमाम चीजें जिसमें आ जाती हैं, वो एक एक कंपोनेंट हो गया। तो एक तो हो गया ब्याज का कंपोनेंट जिसकी वजह से कि ये जो मेरे मार्जिन की वजह से मेरे पैसे ब्लॉक हो रहे हैं, और दूसरा ब्रोकरेज। मेरा ऐसा मानना है कि वो तमाम कॉस्ट को जोड़ करके भी ये परसेंटेज जो है, जो कॉस्ट है, मुझे लगता है आधे परसेंट या पौना परसेंट से ज्यादा नहीं है। तो ये इतने मुझे लगता है कि ये कॉस्ट इतनी डिफिकल्ट नहीं है। मतलब मार्जिन पे आप देखेंगे और वॉलेटिलिटी पे देखने जाएंगे तो कोई भी मेटल में कम से कम 15 से 18% मिनिमम की प्राइस वॉलेटिलिटी रहती है। तो जिसको सिक्योर करने के लिए अगर ये एडिशनल आधे से पौना परसेंट का खर्चा अगर करते हैं तो मुझे लगता नहीं कि उसमें दिक्कत होनी चाहिए। अब संदीप सर, अब आपसे मेरा सवाल होगा, एक्सचेंज पे जो प्रोडक्ट मौजूद है मेटल के, इसके अलावा कुछ जो कोरिलेशन जिनके बीच होता है, इस तरह के प्रोडक्ट भी बाजार में मौजूद होते हैं। अगर हेज करना है तो क्या इस कोरिलेशन का भी फायदा यहाँ पर मिलता है या नहीं मिल पाता है? वो कितना हद तक वहां पर हेजिंग संभव है? संदीप जी। कोरिलेशन तो डेफिनेट है ही, क्योंकि जो बेस मेटल्स हैं उन्हीं से जो भी प्रोडक्ट बनते हैं तो जैसे लाइक बेस प्राइस एक तय हो जाती है। वो आदमी मतलब जैसे कोई भी प्रोडक्ट बनाए बेस मेटल का तो वो हेज तो डायरेक्टली वो कर ही पाता है, एक्चुअली उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन इसमें अभी क्या हो रहा है एक्चुअली कि अभी जो इंडियन गवर्नमेंट का क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर अभी कुछ इश्यू किए हैं कुछ बेस मेटल्स के। अब उस क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के हिसाब से जो भी प्रोडक्ट है जिसका बीआईएस सर्टिफिकेशन है वो
प्रोडक्ट को जो एलएमई ग्रेड प्रोडक्ट के लिए जो इनकी कंडीशन है अधिकतर, मतलब ऐसा नहीं कि पूरे सारे प्रोडक्ट्स में जो ट्रेड होते हैं वो एलएमई रजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स है, लेकिन अभी बीआईएस जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जो इंडियन गवर्नमेंट ने अभी इंट्रोड्यूस किया है, तो वो उस चीज को हैच करने के लिए तो और भी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी जैसे। तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि जिसकी वजह से जितना भी प्रोडक्शन है बेस मेटल के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स वो सारे के सारे हेज हो जाते हैं। संदीप जी, कुछ दर्शक हैं, उनके सवाल मैं आप लोगों के पास एक एक करके रखूंगा। रोहन है पहले दर्शक रायगढ़ से, उनका सवाल है कि अगर मेटल कारोबार करते हैं, मेटल कारोबार में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स ट्रिगर होते हैं, खबरें होती है जिन्हें हमें बाजार में नजर रखनी चाहिए ताकि हमें पता रहे कि हमें अपनी पोजीशन किस तरह से बनानी है। हेजिंग तो है ही, हेजिंग के साथ साथ अगर खबरें भी पता रहने पर उन्हें आसानी हो जाएगी। आप उन्हें क्या कहेंगे, कौन कौन से खबरें देखे वो? हाँ, ये तो बात सही है कि मेटल्स के जो रेट्स है वो इंटरनेशनल में जो भी इवेंट्स होते हैं उससे काफी उसकी वजह से काफी उतार चढ़ाव होते हैं। जैसे अभी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, जैसे वॉर चल रहे हैं, फिर कहीं पर वो माइनिंग के प्रोडक्शंस कट कर देते हैं, कहीं पर वो फैक्ट्रीज में स्ट्राइक्स हो जाती है, और तो ये सारे फैक्टर्स है। कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज कहीं पर आ जाता है, कहीं पर ट्रेड पॉलिसीज, जैसे दो कंट्री के बीच में ट्रेड भी डिफरेंट पॉलिसीज के हिसाब से वो भी काफी बड़ा फैक्टर है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, किसी और कंट्री की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज, फिर इंटरेस्ट रेट कट्स जो भी है इंटरनेशनली, तो इस सब चीजों का ध्यान रखते हुए जो भी स्टेक होल्डर्स है उन्होंने ट्रेड करना चाहिए। चलिए, एक और दर्शक है, रुपेश है जोधपुर से। रेगे सर आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं। रुपेश जी का सवाल ये है कि इनका छोटा कारोबार है, ट्रेडर है, छोटे रिटेल कारोबारी हैं, बेस मेटल से रिलेटेड इनका कारोबार है। अब ये जानना चाह रहे हैं कि अगर एंट्री करना है इन्हें एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे तो शुरुआत कैसे करना चाहिए, किन किन चीजों का ध्यान रखें? शुरुआती कुछ टिप्स इनको दे दीजिए आप। एक्सचेंज में काम करने के लिए प्रोसेस जो है सिंपल केवाईसी होता है। वो पेपर वर्क आप किसी भी ब्रोकर जो आपके एक्सेसिबल है या आपके विजिनिटी में है आप उनसे कर सकते हैं। पूरा का पूरा कारोबार ऑनलाइन होने की वजह से आप घर बैठे अपने मोबाइल पे या अपने डेस्कटॉप के ऊपर ट्रांजैक्शन के मतलब वो ऐप के जरिए ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। जो चीजें जो एडिशनल, क्योंकि ये वायदा बाजार है तो इसमें जो ब्रोकर्स हैं वो आपसे मांगेंगे। पहली बात तो ये इनिशियल मार्जिन डिपॉजिट्स की बात करते हैं हम। डिपॉजिट कई तरीके से अलाउ करते हैं, मतलब आप हमारे यहाँ पे चेक से, एफडीज द्वारा, बैंक गारंटी, तमाम चीजें होती। मतलब रिटेल में तो खैर बैंक गारंटी का सवाल नहीं उठता है, लेकिन अगर कॉर्पोरेट है तो उसको भी प्रोविजन है। और दूसरा होता है जो मार्क टू मार्केट मार्जिन होते हैं उसके लिए कैश डिपॉजिट करना पड़ता है। तो ये चीजों का जो कन्वेंशन है उसमें थोड़ा सा तब्दीली होती है। तो थोड़ा ये मार्जिन जो है वो ब्रोकर ऑब्वियसली आपसे मांगेगा, तो वो गलत नहीं है क्योंकि ये ये रिक्वायरमेंट है ट्रांजैक्शन करने की। और उसके साथ में जैसे संदीप जी ने एकदम सही बताया है कि तमाम चीजें जो है ट्रैक करनी चाहिए न्यूज का। ये एडिशनल एक एक डिसिप्लिन के तरीके से करना पड़ेगा क्योंकि जहां पे आपका एक्सपोजर है उसको रिलेट करके तमाम चीजें आपको सही वक्त पे पता लग जाए ये संभावना बड़ी मुश्किल है। आपको चार जगह कनेक्टेड होना पड़ेगा, आपको पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी, और एफटीए एग्रीमेंट्स और जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज के अलावा मुझे लगता है करेंसी के जो मूवमेंट होते हैं उससे भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये तमाम चीजें जो हैं उसका एक एडिशनल ट्रैक रख के अप्रोच किया जा सकता है। रेगे सर, एक और सवाल आपसे ही है। राहुल हैं पुणे से, ये जानना चाह रहे हैं कि जो मेटल्स की जो डिलीवरी एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म के जरिए एक्सचेंज के वेयर हाउसेस के जरिए होती है, तो क्या वो इंडस्ट्री के जो पैरामीटर्स है क्वालिटी स्टैंडर्ड के उसे मेंटेन किया जाता है, और डिलीवरी की प्रक्रिया क्या होती है, और डिलीवरी की कॉस्टिंग क्या होती होगी? ये पूरी 3 तरह के इनके सवाल हैं। तो विश्वमोहन जी, पहली बात, जो कॉन्ट्रैक्ट्स हमने लिस्ट किए हैं, मतलब जैसे कॉपर में हमने कॉपर कैथोड्स लिस्ट किया हुआ है, निकल में निकल कैथोड लिस्ट किया हुआ है, और एल्यूमिनियम, जिंक और लेड में हमने इंगट्स लिस्ट किए हुए हैं। और जो भी ग्रेड हमने इसमें तमाम चीजें रख रखी हैं वो जो है वो एक्चुअल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में बाजार की जो एक्सेप्टेबिलिटी है, इंडस्ट्री की जो एक्सेप्टेबिलिटी है उसी के हिसाब से है। तो यहाँ पे जब कोई डिलीवरी लेता है तो उसको इस बात के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं कि जो माल मिलेगा
ये इंडस्ट्री में इसकी यूटिलिटी रहेगी नहीं, 100% यूजेबल है, पहली बात। दूसरी बात, डिलीवरी लेते टाइम टिपिकली क्या होता है कि हमारे जिस किसी वेंडर से हमारा कारोबार होता है तो वो हमें डोर स्टेप डिलीवरी देते हैं। पर जब आप एक्सचेंज में काम करते हैं तो एक्सचेंज के जो एक्रेडिटेड वेयर हाउसेज हैं, मतलब इंसिडेंटली आपने बताया कि ये पूना से हैं, तो हमारे तमाम डिलीवरी सेंटर जो हैं वो थाने में भी हैं। मतलब एल्यूमिनियम की बात करें तो एक रायपुर एडिशनल है, बाकी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में कलकत्ता, चेन्नई, थाने और पलवल में डिलीवरी सेंटर्स हैं। हम डेली बेसिस पे डिस्प्ले करते हैं कि कौन से वेयर हाउसेज में कौन सी लोकेशन पे एक्सचेंजेस में इन्वेंट्री रखी हुई है, तो उसके हिसाब से वो डिलीवरी ले सकते हैं। अब डिलीवरी ले सकते हैं कहने का मतलब ये है कि आपको एक्सचेंज के वेयर हाउस में डिलीवरी मिलेगी। वो आपको हमारे जो जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट है उसमें क्रेडिट आता है, उस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट को आप रीमैट करा करके और वेयर हाउस से बाहर निकाल करके उसमें उसका प्लान आपको करना पड़ेगा, और वेयर हाउस से निकाल करके आप अपने कंजम्पशन सेंटर पे या जहां कहीं आप उसको डिस्पैच करना चाहें उसके लिए डिस्पैच कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी से अलग है, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज के वेयर हाउस से माल को निकाल करके अपने कंजम्पशन जगह तक ले जाना, ये जिसकी जिम्मेदारी आपकी रहती है। शुक्रिया संदीप सर आपका, रेगे सर आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और जो मेटल के कारोबारी है और पूरे वैल्यू चेन से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनको आपने जागरूक करने में मदद की। तो इस कमोडिटी के सवाल के इस सेगमेंट को यहीं समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ।